Welcome back students. In previous part of video we have studied about the format of balance sheet. हमने दो पार्ट बैलेंस शीट के पढ़े, दो हेडिंग. एक तो हमने स्टडी किया शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में. शेयर कैपिटल में हमने क्या क्या देखा? शेयर कैपिटल के अलावा रिजर्व एंड सरप्लस, और एक हमने पढ़ा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. ये हमारी फर्स्ट हेडिंग थी. और सेकंड मेजर हेडिंग थी हमारी एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट. अब इस पार्ट में हम रिमेनिंग टू मेजर हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. रिमेनिंग हमारी जो हेडिंग्स हैं वो कौन सी हैं? एक तो है नॉन करंट लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटी. प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों ही हेडिंग्स में हमारी फोर सब हेड्स हैं, और ये चारों सब हेड्स हमें सिक्वेंशियल फॉर्म में मेंटेन करने हैं. वी हैव टू मेंटेन दीज सब हेडिंग्स इन ए सिक्वेंशियल फॉर्म. अब आप पीपीटी प्रेजेंटेशन में आप इस हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हम चलते हैं अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन की तरफ. Welcome back students. In previous part of video we have studied about the two major headings of equity and liability side of the company's balance sheet, that is shareholder fund and application money pending on allotment. अब हमारी नेक्स्ट लाइबिलिटीज हेडिंग्स स्टार्ट होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज. उनसे पहले लाइबिलिटीज को फिक्स करने से पहले हमें एक टर्म समझना होगा जो है ऑपरेटिंग साइकिल. What do you mean by operating cycle? Operating cycle is the time between acquisition of assets, processing and realization into cash and cash equivalent. Means वो टाइम ड्यूरेशन जो हमारी किसी रॉ मटेरियल को परचेज करने से स्टार्ट होती है और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर सेल होकर उसका अमाउंट डेटर्स से रिसीव होने तक कंटिन्यू रहती है. यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की डेट से लेकर अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स तक जो भी ड्यूरेशन कंज्यूम होती है उस ड्यूरेशन को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं. नॉर्मली जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है वो 12 मंथ मानी जाती है. जब हमें एक ऑपरेटिंग साइकिल गिवन नहीं है तो हम ऑपरेटिंग साइकिल को 12 मंथ मानते हैं, यानी एक साल. मीन्स ऑपरेटिंग साइकिल में किसी असेट्स को खरीदना, उसे कन्वर्ट करना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ये सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं. और इसी के बेसिस पे हम अपने ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे ही लाइबिलिटीज़ की कैटेगराइजेशन करते हैं कि वो करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी है. तो आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया. ठीक है, सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो आपके पास 3 महीने रहा. ठीक है, रॉ मटेरियल को फिर आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जिसमें आपके 4 महीने कंज्यूम हो गए. फिनिश गुड्स एज ए इन्वेंट्री आपके पास 2 महीने रहा. फिर आपने फिनिश गुड्स को जो है सेल कर दिया मार्केट में, 4 महीने उसमें लगे और आपको अमाउंट रिसीव हुआ डेटर से कैश और बैंक की फॉर्म में. तो ऑपरेटिंग साइकिल कितनी आगे हो गई आपकी? 13 महीने की हो गई. 3 महीने जो आपके पास रॉ मटेरियल रहा, 4 महीने जो कन्वर्जन पीरियड था आपका रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में, 2 महीने जो आपने फिनिश गुड्स को अपने पास रखा, सेल होने में जो टाइम लगा, और 4 महीने लग गए आपको उस अमाउंट को सेल करके अमाउंट को रिसीव करने में. यानी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी हो गई? 13 मंथ हो गई. तो इस बेसिस पे हम ऑपरेटिंग साइकिल को यूज करते हैं. अब आते हैं हम नॉन करंट लायबिलिटी, जो हमारी थर्ड मेजर हेडिंग है. नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं. ठीक है, या जो फिक्स लायबिलिटीज होती हैं वो होती है. नॉर्मली जो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी नहीं होती हैं वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं. अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 इस हेडिंग में हमारी ये 4 सब हेड्स आते हैं: लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. तो फर्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग. लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होती है? बोरोइंग मीन्स अमाउंट टेकन एज ए लोन बाय द कंपनी, यानी वो अमाउंट जो हम एज लोन की फॉर्म में किसी से लेते हैं और जो हमें पे करना है वो हमारा, लेकिन मोर देन ए ईयर, उसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग की फॉर्म में काम करते हैं. जैसे डिबेंचर हमने इशू किए, बैंक से लोन लिया,
किसी प्राइवेट पर्सन से लोन लिया, पब्लिक डिपॉजिट लगाया, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं। बस कंडीशन वही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये तभी होगी जब 12 महीने के बाद से हम उसका पेमेंट करेंगे, यानी मोर देन 12 मंथ, यानी मोर देन 1 ईयर। तो देखिए ये जो आइटम है नॉर्मली ये हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक और एनी अदर पार्टी, यानी आपने बैंक से लोन लिया हो या किसी थर्ड पर्सन या किसी और इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है वो भी इसी में आएगा। पब्लिक डिपॉजिट या एनी अदर टाइप ऑफ लोन नेचर कैन टू बी स्पेसिफाइड। डिबेंचर आप जानते ही हैं कि वो डॉक्यूमेंट होता है, वो एक्नॉलेजमेंट होता है जिसमें कंपनी पब्लिक से ऐसे डेप्ट की फॉर्म में अमाउंट रिकवर करती है और प्रॉमिस करती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको विद इंटरेस्ट पे करने का। बॉन्ड्स में और डिबेंचर में डिफरेंस ये है कि बॉन्ड्स में कोई प्री स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि डिबेंचर में प्री स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आपको इंटरेस्ट मिलेगी उस रेट का। लोन जो आप जानते ही हैं कि बैंक से हमने लोन ले लिया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का या स्टार्ट करने के लिए। पब्लिक डिपॉजिट भी एक तरीके का लोन होता है जो अनसिक्योर्ड नेचर का होता है, जिसमें हम डायरेक्टली पब्लिक को अप्रोच करते हैं लोन लेने के लिए। तो ये आइटम हमारे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएंगी। अब नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, यानी ये हमारे सिलेबस में काउंट नहीं किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनीज जो होती हैं वो एडवांस टैक्स पे करती हैं, और एडवांस टैक्स पे करने के बाद एडवांस टैक्स होता है कि प्रेडिक्शन के बेसिस पे जो एडवांस फॉर्म में टैक्स पे कर दिया जाता है, और फिर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एग्जैक्ट इनकम के बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो जो टैक्स की अमाउंट हमारी ज़्यादा अगर पे हो, अगर हमारी जो एडवांस टैक्स पे किया है वो कम है और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है, तो वो डिफरेंस हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाता है, ठीक है। हालांकि हमें इसके सिलेबस में काउंट नहीं करना है, केवल एज ए हेडिंग आपको ये लर्न करना है, डिटेल इसकी नहीं आएगी। अब आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, यानी अदर जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मीन्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। According to Company Act 2013, trade payable are the amount payable of goods purchased and services taken from numerous of the normal course of business. ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स भी आते हैं और बिल्स पेबल, ये दोनों चीज़ें ही आती हैं। इसके अलावा अदर कोई आइटम जो आपको 12 महीने के बाद पे करना है वो भी बैलेंस शीट की इसी हेडिंग में शो कराया जाएगा। अब देखिए, आप नॉर्मली आपने अब तक पढ़ा था क्रेडिटर्स और बीपी, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, करंट लायबिलिटी होती हैं। बट ट्रेड पेबल्स इफ एग्रीड बी सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आर क्लासिफाइड इनटू द अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर कोई क्रेडिटर ऐसा है जिसका पेमेंट आपको मोर देन 12 मंथ में करना है, यानी 12 महीने से ज़्यादा पीरियड में करना है, तो ही वो इसी कैटेगरी में आएगा। क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए कि वो क्रेडिटर 12 महीने से ज़्यादा टाइम में आपको सेटल करना है। सेम केस बीपी का है। एग्जाम्पल दे रखा है कि अदर इफ गुड्स आर परचेज टू बी पेड आफ्टर 24 मंथ ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, देन इट विल बी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यानी कोई क्रेडिटर है जिसको आपको 24 महीने में पे करना है, तो इस केस में फिर क्या होगा, वो आपका लॉन्ग टर्म उसमें आएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। इसके अलावा प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये आप इश्यू डिबेंचर वाले में पढ़ चुके हैं कि आपको प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना है, तो ये आपके एक तरीके से एक लॉस हुआ, जो ये आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएगा। या प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी आपका इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब लास्ट हेडिंग है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोविजंस जो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में, जो लॉन्ग टर्म पर्पज से आपने पे किए हैं। प्रोविजन आप जानते हैं किसी नोन लायबिलिटीज के लिए फ्यूचर में कोई अमाउंट सेव कर लेना, उसको हम प्रोविजंस कहते हैं। लेकिन वो अगर आपने किसी नोन किसी नोन रीजन की वजह से बनाया है और उसको आपको अपने यहाँ शो करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे करेंगे। अब देखिए कौन कौन से प्रोविजन हो सकते हैं, आपको लास्ट में दे रखा है कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव और प्रोविजन फॉर वारंटी, और एक चीज़ और दे रखी है प्रोविजन फॉर पेंशन वगैरह अगर आपको दे रखी है तो वो चीज़ें इस हेडिंग में आएंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव एंड प्रोविजन फॉर वारंटी।
क्योंकि ये सब प्रोविजन ऐसे हैं जिनका यूटिलाइजेशन 12 महीने या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड में ही किया जाता है, शॉर्ट टर्म के ये नहीं किया जाता, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आते हैं। तो ये हमारी 4 हेडिंग हो गई नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की। अब आता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती हैं जो नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं होती। इसमें भी ये 4 सब हेड्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, ऐसी डेप्ट लाइबिलिटी जिसका सेटलमेंट विद इन आपको ए ईयर या विद इन 12 मंथ आपको सेटल करना है, उन्हें हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग में काउंट करते हैं, यानी विद इन ए ईयर जो आपको क्लियर करनी ही करनी है या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। कौन कौन सी ऐसी लाइबिलिटीज हो सकती हैं? लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड। आपने कोई लोन लिया जिसमें कोई प्री स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं था, कंडीशन ये थी जब आप मांग लेंगे तभी आपको पे करना पड़ेगा, तो उस केस में फिर ऐसे लोन को हम शॉर्ट टर्म मानकर चलते हैं और इसी में अकाउंट किया जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, ये भी शॉर्ट टर्म होते हैं क्योंकि आपको विद इन ईयर सेटल करने होते हैं। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज बट रिपेबल विद इन 12 मंथ, किसी और से भी आपने लोन लिया है लेकिन आपको 12 महीने के अंदर वो पे करना है, तो उसे हम क्या मानेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। डिपॉजिट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए, एनी अदर लोन और एडवांस नेचर टू बी स्पेसिफाइड, यानी और कैसा भी लोन क्यों ना हो, बस अगर वो उसकी ड्यूरेशन 12 महीने से कम की है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ही काउंट किया जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। मैंने बताया ट्रेड पेबल्स में केवल 2 ही चीजें काउंट की जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, यानी क्रेडिटर काउंट होगा और बिल्स पेबल इसमें आएगा ट्रेड पेबल में। अब आप कहेंगे कि ये अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में भी था, तो वो अगर स्पेसिफाइड करके दे रखा है कि क्रेडिटर्स या बीपी का पेमेंट 12 महीने से ज़्यादा में करना है तो ही आप उसे शो कराएंगे अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर क्रेडिटर्स और बीपी हमेशा किस में आते हैं? ट्रेड पेबल्स में काउंट किए जाते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज यानी जो बाकी की करंट लाइबिलिटीज किसी भी हों, जैसे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने 10,000 रुपीज़ का लोन लिया था जो आपको 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो यानी 2,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट आप 5 साल पे करेंगे, जिसमें पहली वाली इंस्टॉलमेंट तो इसी साल पे करोगे यानी 12 महीने के अंदर। तो जो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट यानी करंट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो हमारी अदर करंट लाइबिलिटी में काउंट की जाती है। बाकी की चार जो इंस्टॉलमेंट है 2,000 रुपए की, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आएंगी। ऐसे ही इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, यानी बोरोइंग पर कोई इंटरेस्ट है जो ड्यू नहीं हुई है लेकिन पे करनी है आपको, तो वो आपकी यहां पर काउंट की जाएगी। इसके अलावा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी अनअर्न्ड इनकम जिसे हम कहते हैं, यानी अगर आपको कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है तो वो भी आप इसी हेडिंग में शो कराएंगे अदर करंट लाइबिलिटीज में। इसके अलावा अनपेड डिविडेंड, यानी ऐसा डिविडेंड जो आपने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन अभी पे नहीं किया है, तो वो भी आप यहां कराएंगे। इसके अलावा एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू टू रिफंड एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन आ गई थी लेकिन आपने उनका अमाउंट अभी रिफंड नहीं किया है या उस पर इंटरेस्ट पे अभी तक नहीं की है, वो भी यहां पे आएगा। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आपने पे नहीं की, डिवेंचर पे इंटरेस्ट आपने पे नहीं की, एक तरीके से अगर हम कहें तो ये है आउटस्टैंडिंग। कॉल इन एडवांस, किसी कॉल का अमाउंट आपको एडवांस की फॉर्म में मिल गया तो वो भी आप कहें जैसे सेकंड कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल पे ही मिल गया, ये सब चीजें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड पेबल, ईएसआई, सीजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी, एसजीएसटी, ये सारी चीजें आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज में काउंट की जाती हैं। ठीक है, अब लास्ट इसकी हेडिंग है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यानी वो प्रोविजंस जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपने प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, जो विद इन ए ईयर सेटल हो जाएंगे। तो ये आपको यहां दे रखे हैं कौन कौन से होते हैं। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो सेम ईयर में आपका यूज हो जाएगा। तो ये हमारे सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में काउंट किए जाते हैं।
तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और उनकी डिटेल्स थी कि किस हेडिंग में क्या सब हेड्स हैं और उन सब हेड्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स आपको मेंटेन करने हैं। अब बात आती है कि इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन आपकी बुक में भी गिवन है आपको, और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है कि स्टेट द मेजर हेड्स अंडर द साइड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी इक्विटी एंड लायबिलिटी में कौन कौन से मेजर हेड्स होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 4 ये हमारे मेजर हेड्स होते हैं: शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और क्वेश्चन ये जैसे ये दे रखा है आपको कि नेम द सब हेड ऑफ द शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड जो मेजर हेडिंग है पहली, उसमें कौन कौन से सब हेड्स आते हैं। तो 3 सब हेड होते हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है। और देख लीजिए नॉन करंट लायबिलिटी में कौन कौन से सब हेड्स होते हैं। तो इसमें भी 4 बताए थे मैंने आपको: लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये हमारे सब हेड्स होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के। जैसे करंट लायबिलिटी के सब हेड्स बताइए कौन कौन से हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब हमारे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि नेम एनी 5 आइटम विच कैन बी शोन अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से कंटेंट्स आ सकते हैं, उनके 5 एग्जाम्पल देने हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था प्रीवियस पार्ट में कि जितने भी रिजर्व या प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो हम रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं। कोई से भी रिजर्व लीजिए: कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L। नेक्स्ट, एनी 4 आइटम दैट आर शोन अंडर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप कौन से 4 आइटम शो कर सकते हैं। तो डिबेंचर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकता है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक और एनी अदर पार्टी हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं 1 और 3 मार्क्स में। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको आइटम दे दिया और आइटम देने के बाद आपसे पूछा गया कि ये किस हेड या किस सब हेड में आएगा, यानी अंडर विच मेन हेड और सब हेड इक्विटी एंड लायबिलिटी आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। यानी कंपनी बैलेंस शीट की किस हेड और सब हेड में ये आइटम आपको शो कराने हैं, किए जाएंगे। जैसे ये है फर्स्ट डिबेंचर। डिबेंचर अभी मैंने आपको बताया किस में आता है, इसकी सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और मेजर हेडिंग है इसकी नॉन करेंट लायबिलिटी। आप यहां देख सकते हैं डिबेंचर की क्या है, मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी और सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पब्लिक डिपॉजिट ये भी इसी कैटेगरी का होता है, तो ये भी इसी में आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मैंने बताया था जितने भी रिजर्व होते हैं वो किस में आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। और रिजर्व एंड सरप्लस किस में आता है, शेयर होल्डर फंड में। तो शेयर होल्डर फंड मेजर हेड है और रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड है। कैपिटल रिजर्व ये भी रिजर्व है, तो सेम वही शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस। फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर वैसे किस में आते हैं, शेयर होल्डर फंड में, और सब्सक्राइब कैपिटल में इसको ऐड किया जाता है। तो देखिए शेयर होल्डर फंड और सब्सक्राइब कैपिटल में इसको हम ऐड कर रहे हैं। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करनी है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हुई पर करंट नेचर की। और अदर करंट लायबिलिटी, अभी मैंने आपको हेडिंग में बताया था, तो करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। बिल्स पेबल मैंने बताया था कि पेबल यानी ट्रेड पेबल में आएंगे, तो करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल्स। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, एडवांस में इनकम का अर्न होना ये लायबिलिटी होती है, अनअर्न इनकम कहलाती है अदर करंट लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर्स और बीपी दोनों मैंने बताए थे किस में आते हैं, ट्रेड पेबल्स में, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ये आता है नॉन करंट लायबिलिटी की अदर नॉन करंट लायबिलिटी में। नॉन करंट लायबिलिटी मेजर हेड है और अदर नॉन करंट लायबिलिटी सब हेड है। तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें हेड्स और सब हेड्स आपको डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपकी लायबिलिटी साइड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें कवर हो जाएगी। थैंक यू।